नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा में चल रहे पंचायती चुनावों में ब्लॉक समिति एवं जिला परिषद के लिए 9 नवंबर को, जबकि 11 पंचायत के लिए 12 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। जिला करनाल के गांव बल्ला में मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। गांव में 12 उम्मीदवार सरपंच पद के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। गांव बल्ला से सरपंच पद के उम्मीदवार बलवान सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। ईपीएफओ विभाग से रिटायर्ड एनफोर्समेंट अधिकारी बलवान सिंह का कहना है कि उन्होंने और उनके परिवार ने गांव की निस्वार्थ सेवा की है। इसी सेवा के बल पर उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि लोगों ने अगर मौका दिया तो गांव को सुंदर, स्वच्छ और विकसित बनाने का काम करेंगे। ऐसा गांव में ना सबसे जो बड़ी समस्या है पानी की निकासी की है। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करेंगे जी। दूसरी, खेल स्टेडियम के बारे में 15 साल से लंबित है जी। स्टेडियम का सारा निर्माण, ये जो भी है बच्चों के खेल के लिए उसकी व्यवस्था करवाएंगे जी। गरीब बच्चे काफ़ी हैं, किसी के माँ गुजर गई, बाप गुजर गया, फीस नहीं दे सकते, कापी किताबें नहीं कर सकते, उनकी अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनका सहयोग करेंगे पढ़ने में जी। जो बच्चे +2 के ग्रेजुएट लेवल के हैं उनके लिए कोचिंग, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, उसकी व्यवस्था करेंगे। लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। एक एम्बुलेंस 24 घंटे पेशेंट के लिए, उसकी व्यवस्था करेंगे। और भी काफ़ी उसमें पिछड़ा हुआ गांव जी। तो जो भी सुविधाएं हैं, जितने भी चौराहे हैं, सब सीसीटीवी कैमरे, जितनी चौपालें गांव में, ठंडे पानी की व्यवस्था। पहले मेरे दादाजी नंबरदार रहे, फिर मेरे पिताजी नंबरदार रहे। अपनी लाइफ में 35 साल की सर्विस में मैंने भी जितनी मेरे से सेवा हुई है गांव वालों से, गांव से कभी दूर नहीं रहा। मैं प्रवर्तन अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट से रिटायर हुआ हूं। मेरे को हरियाणा सरकार की हर स्कीम के बारे में ज्ञान है। बीपीएल परिवार, जो भी हरियाणा सरकार की सुविधा है, हर परिवार को दिलवाने की कोशिश करूँ। गांव बल्ला से ही सरपंच की दावेदारी पेश कर रहे करमचंद बल्ला भी विकास के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। करमचंद बल्ला का कहना है कि हमारा गांव विकास की दौड़ से पिछड़ता जा रहा है, इसलिए वे सरकार और गांव में एक कड़ी बनकर विकास को एक नई रफ्तार देंगे। उन्होंने कहा कि गांव की मुख्य समस्या पानी की निकासी है, जिसका यह हाल है कि स्कूल जाने के लिए बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। करमचंद ने कहा कि वे हर समस्या से अवगत हैं और सरपंच के तौर पर गांव को इस प्रकार से विकसित करना चाहते हैं कि एक मिसाल कायम हो। गांव में एक सरपंच लड़ने का एक मुद्दा ये हुआ कि गांव राम एक के विकास की दौर में नीचे पिछड़ता जा रहा है मेरा गाँव जी। तो उसमें मैंने भी सोचा, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं, गांव में ही पढ़ा हूं, तो मैंने गांव की सब समस्याओं का पता है। उनके बारे में मैं ये चाहूँगा कि वे सरकार और गांव के बीच की मैं एक कड़ी बन के और गांव में मैं विकास करना चाहूँ। जैसे मेरे गांव के मुद्दे हैं, पानी की निकासी है, जोड़ों की निकासी है, कई नालियाँ हैं पानी में भर जाती हैं गाड़े, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको पजामा या बच्चियों को स्लेबार ऊपर करके निकलना पड़ता है, जगह नहीं मिलती उनके, ईंट पे को निकलना पड़ता है। बारिश में तो बुरा हाल हो जाता है। कोई नाले भी नहीं है। मेरे गांव में एक स्टेडियम की भी वो है, बहुत दिन से स्टेडियम नहीं बन पा रहा है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत रहूँगा। बहुत सी कच्ची गलियाँ भी हैं यहाँ पर। गरीब कॉलोनी के अंदर भी ये मुहिम है कि हमारे बीपीएल परिवार के हमारी कॉलोनियाँ बननी चाहिए। मैं उसमें भी जो सरपंच के कर्तव्य होते हैं, मैं उन कर्तव्यों को निभाते हुए उनको भी अपनी उससे सरकार से, अफसरों से मिलके बढ़िया काम करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि गांव के अंदर ये हो कि करमचंद एक सरपंच ऐसे आए हैं जिन्होंने मतलब बढ़िया काम किया है। ग्राम पंचायत बाल राजपुतान से सरपंच पद के प्रत्याशी सुरजीत राणा भी प्रचार अभियान में जुटे दिखाई दे दिए और इस दौरान धनक समाज ने एक जनसभा कर सुरजीत राणा को अपना समर्थन देने का ऐलान किया और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का विश्वास दिलाया। सुरजीत राणा ने समर्थन के लिए धनक समाज का आभार व्यक्त किया। सुरजीत राणा ने कहा कि पिछले 15 सालों के दौरान गांव में विकास का एक भी कार्य नहीं हुआ। जीतने के बाद वह लोगों के विश्वास पर खरा उतरते हुए विकास की झड़ी लगा देंगे।
सबसे पहले तो मैं 36 बिरादरी का भाईचारे का धन्यवाद करता हूँ। दानक समाज हो, चमार समाज हो, ब्राह्मण हो, 36 बिरादरी का पूरा भाइयों का समर्थन मिला हुआ है जी। और लगातार समर्थन चल रहा है। सभी भाइयों का आशीर्वाद और कृपा मिल रही है तो भगवान की जैसा जीत भी निश्चित अपनी, और आने वाले टाइम में जैसा समर्थन प्यार मिला भाइयों का, उनका जो विकास कार्य है, जो मेरे पे विश्वास है, उसको विश्वास को कायम रखूँगा और जी जान से गांव में कार्य करूँगा 5 साल तक। गांव में देखो जी, हमारे 15 साल पहले सरपंच बने थे भाई धर्मपाल, उन्होंने सिर्फ विकास काम किया है हमारे गांव में। उसके बाद कोई भी सरपंच ऐसा नाम नहीं बना है, मतलब कोई भी जिसने विकास कार्य किए हो। आज तक एक गांव में एक ईंट तक नहीं लगी उनके बाद गांव में। और अपना तो यही प्रयास है जी, गांव में हर काम हो, या पानी को लेकर हो, या सड़क को लेकर हो, या कोई चिकित्सालय खुलवाना, या कोई भी हो, गांव में हर काम को अपनी प्राथमिकता रहेगी। जो भी काम होगा गांव में करवाएंगे। बस 36 बिरादरी भाईचारा से अपील है, भारी मतों से विजय बनाएं और आगे 5 साल हम गांव में तन मन धन से सेवा करेंगे। गांव सबसे आभारी अपने समाज का, दानक समाज का आभारी रहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में सुरजीत राणा जी बैठे हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार, और हमारे को दानक समाज को और पूरे गांव को ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तन और मन और धन से सुरजीत राणा जी को सपोर्ट करते हैं और हम इनको विजय करा के ले आएंगे। गांव पवाना हसनपुर से कृष्ण कुमार सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। उनकी पत्नी भी सरपंच रह चुकी हैं। कृष्ण का कहना है कि उनके समय में जो काम हुआ उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। जीतने के बाद एक बार फिर वह पहले की तरह ही विकास को एक नई रफ्तार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने मौका दिया तो तालाब में जो माता का मंदिर है उस तरफ जाने वाले रास्ते को पहली कलम से बनाने का काम किया जाएगा। 2010 से 15 में मेरी मिसेज सरपंच रही थी। ग्रामवासियों ने भारी बहुमत से उसको विजय कराया था। उस समय भी 300-325 वोटों से मेरे को लीड मिली थी। और उस कार्यकाल के अंदर मैंने जो विकास कार्य गांव के अंदर कराए हैं और उसी को देखते हुए जो कुछ पेंडिंग अधूरे कार्य रह गए थे उसको पूरा करने के लिए दोबारा से मैं इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हूँ। और जिसमें कि मेरे गाँव वासियों ने भारी बहुमत से मेरे को आश्वासन दिया है भी आप मैदान में आओ, हम आपको विजयी बनाएंगे। क्या देखते हैं, कौन से काम हैं अगर आपको मौका मिलता है आप उन पर काम करेंगे, वो विकास कार्य करवाएंगे? सबसे पहले तो मेरे गांव की मुख्य समस्या है कि हमारे तालाब के अंदर एक माता का मंदिर है और पूरे ग्रामवासियों की भी और मेरी तरफ से भी यही है हार्दिक कि अगर मेरे को दोबारा से मौका मिलता है तो मैं पहली कलम से ही उस माता के रास्ते को बनाने का कोशिश करूंगा। और जैसे शिव मंदिर से जो हमारे को 2 गांवों को आपस में बाल राजपूतान को और पवाना समूह को आपस में जोड़ती हैं, वाया शमशान के पास से जाता है रास्ता हो, तो उसको बनाने का भी मुख्य सबसे पहले उद्देश्य मेरा ये रहेगा। शिक्षा के लिए तो मैं सोचा है कि हमारे गांव से स्कूल +2 का स्कूल भी दूसरे गांव में पढ़ता है और जैसे लड़कियां जाने के लिए मेरे को दूसरे करनाल में या व्यवस्था नहीं है बसों की, उसको भी कोशिश करेंगे भी आगामी समय में बसों की व्यवस्था कराई जाए। लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए कोई भी गुरुकुल में, जैसे पड हमारा गुरुकुल है, मोर माजरा है, करनाल में, जहाँ पर भी हो कोशिश करेंगे लड़कियों के लिए बसों की सुविधा मिले और गांव का भी स्कूल अपग्रेडिंग कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर 36 बिरादरी का मेरे को सहयोग मिला हुआ है, क्योंकि मैंने हर बिरादरी को जातिवाद से ऊपर उठ के एक हर बिरादरी को अपने साथ लेके विकास कार्य कराए हैं। मैं तो हर युवा वर्ग को ये अपील करना चाहता हूँ, अगर मैंने पिछले कार्यकाल के अंदर अच्छे काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं, ताकि उसके विकास कार्य को देखते हुए मेरे को दोबारा से मौका दें और आने वाली 12 तारीख को बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लें। और साइकिल का निशान है, 1 नंबर पर है मेरा निशान। तो मैं तो सभी को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आने वाली 12 तारीख को बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लें और साइकिल का बटन दबाएं। कैथर जिले में सामान्य पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन 30,600 परीक्षार्थी 2 शिफ्टों में परीक्षा देने पहुंचे। पहली शिफ्ट के लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों के बाहर पहुंचे। परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की लाइन लगी हुई है, जिस कारण परीक्षा केंद्रों के बाहर जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है। केंद्रों पर पहुंचने वाले परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन द्वारा हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। बावजूद इसके परीक्षार्थियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं और एंट्री होने के पहले ही परीक्षार्थी भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना मॉर्निंग का फर्स्ट चरण है और अच्छा प्रबंध चल रहा है। सवेरे मॉर्निंग में बच्चे 7 बजे आने शुरू हो गए थे और अभी आपके सामने दुरुस्त लाइन लग रही है और
अंदर जा रहे हैं बच्चे अपने। तो सुरक्षा की सर किस तरह से प्रबंध रखे गए हैं? सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है, आपके सामने है। अपने मुस्तैद खड़े हम अपनी ड्यूटी पर और बारीकी से चेक कर रहे हैं। सर जिस तरह से कई उम्मीदवार अपने वाहन भी लेकर आए हैं, तो जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? बाहर जो सड़क है, सड़क पे ट्रैफिक व्यवस्था भी मतलब बारी बारी से अपने ट्रैफिक SHO अपने रमेश चंद्र जी आते हैं गाड़ी लेकर और अच्छी व्यवस्था कर रखी है ट्रैफिक व्यवस्था की, जाम नहीं लगने दे रहा। पराली के अवशेष जलाने की सूचना देने पर कैथल के उपायुक्त ने जिले के 37 नंबरदारों को सस्पेंड कर दिया था और नंबरदारों के सस्पेंशन के विरोध में नंबरदार लामबंद हो गई है और सस्पेंशन के विरोध में नंबरदार एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के नंबरदार लघु सचिवालय में एकत्रित होकर प्रशासन के माध्यम से सरकार के पास ज्ञापन देने पहुंचे। बीते दिनों 60 वर्ष से ऊपर के नंबरदारों को मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाने को कहा गया है। नंबरदारों का कहना है कि यह नियम सरासर गलत है, जिसके विरोध में वो लामबंद हुए हैं। मेरा वीरेंद्र मेहता, नंबरदार सीवन। जैसा कि जो आज हमारे साथी नंबरदार कैथल जिले के नंबरदार इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, विषय ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ के जो DC हैं संगीता जी, उन्होंने कुछ नंबरदार हमारे कैथल जिले के 38 नंबरदार सस्पेंड कर दिए। हरियाणा सरकार द्वारा ये ड्यूटी लगाई गई है नंबरदारों की कि जो साथी आग जलाते हैं फसल कटने के बाद अवशेषों को, उनको रोका जाए। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार द्वारा जब पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, कानून हैं और भी कमेटी से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, ये उनकी ड्यूटी है। अगर हम एक एक फार्म पे जाकर ये चेक करते रहे और किसी की रिपोर्ट करते हैं या उसमें, तो इसमें हमारा भाईचारा भी खराब होता है बिल्कुल। और इसमें हम हमारा काम ये है कि प्रशासन को समझा पाए और सरकार के नीतियों के, सरकार जो कार्य कर रही है कि आग ना जलाएं, उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। हम सभी नंबरदार खुद ये हमने प्रण लिया हुआ है कि हम अपने फसलों को बिल्कुल ही जलाते नहीं हैं। लेकिन अगर सरकार को चाहिए कि हमारी ये ड्यूटी समझती है, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा एक एक मशीन हर नंबरदार को दी जाए। उसके बावजूद भी अगर आग लगती है तो उनको सस्पेंड किया जाए। मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करूंगा और DC उपायुक्त महोदय से कि नंबरदारों को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए ताकि सब कार्य अच्छे से चलता है। धन्यवाद। अगर आपका बच्चा नाबालिग है और बाइक या स्कूटर चलाता है तो सावधान हो जाइए कि यह घटना कहीं आपके बच्चे के साथ भी न घट जाए। जी हाँ, बता दें कि फरीदाबाद में बाइक और कार की भिड़ंत में बाइक चला रहा नाबालिग बच्चा और उसके साथ बाइक पर बैठे 3 नाबालिग बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान से दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए रेफर किया गया है, जहां सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। अमर बढ़ाना जी, कहाँ से लेके आए बच्चे, क्या हुआ था? सर, मैं अपने खेतों पे था। हाँ। सरसों बो रखी थी, उससे पे कुछ पास में ही जो है ना सुरेशपुर रोड है, हाँ। तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। एक सेंट्रो गाड़ी थी, वो पल्ली तरफ से आ रही थी। हाँ। और ये बाइक से जा रहे थे। अच्छा। तो तब तक एक्सीडेंट हो चुका था, मैं तो 15 मिनट बाद पहुँचा था। अच्छा। हाँ। तो और उसके बाद जो है ना, इनको काफ़ी चोट थी, ये सीरियस थे, तो हमने एक ऑटो करा वहाँ से और ऑटो में मैं इनको यहाँ पे लेकर आया। 4 बच्चे बाइक पे थे क्या? नहीं, ये नहीं कह सकता मैं बाइक पे थे या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। बाइक और ऑटो, सॉरी बाइक और कार की सेंट्रो गाड़ी की जो है आमने सामने टक्कर थी? आमने सामने टक्कर हुई फिरोजपुर में। हाँ। अभी चारों की हालत कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते, हालत गंभीर है अभी। हाँ, अभी हालत गंभीर है। दिल्ली भेजे गए 2 बच्चों को ट्रॉमा सेंटर। खाऊंचांसा के सरकारी अस्पताल में 7 से 14 नवंबर तक एनीमिया मुक्त सप्ताह मनाया जाएगा। यह सप्ताह एनीमिया मुक्त हरियाणा कार्यक्रम के तहत मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप नागा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सभी ब्लॉक स्तरीय अस्पताल एवं जिला अस्पताल में एनीमिया की जांच व इलाज किया जाएगा। इस दौरान मीटिंग में ब्लॉक झांसा के सभी आशा, ANM और स्वास्थ्य निरीक्षण जयपाल सिंह, डॉक्टर सुदेश कुमार भी मौजूद रहे। कैसे है, जैसे मान लो कि वर्म इन्फेस्टेशन है, जिसके लिए हम एंटी प्रोग्राम भी चलाते हैं, नेशनल डीवर्मिंग डे एनडीटी भी चलाते हैं, तो हम उसको टाइम टू टाइम डीवर्मिंग भी होती रहे बच्चों की, आयरन की टैबलेट भी देते हैं, छोटे बच्चों को सिरप देते हैं। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक हमारा डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसके हम RBS के थ्रू आशा और ANM सभी को हम आयरन फॉलिक टैबलेट घर घर पे बांटेंगे। उसके अलावा स्टेक होल्डर हमारे आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट भी यानी कि ICDS डिपार्टमेंट, और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, स्कूल यानी कि, तो जो बच्चे स्कूल गोइंग है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको हम स्कूल के माध्यम से टैबलेट देंगे। जो ICDS आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी चल रही है, वहाँ भी टैबलेट दी जाएंगी। और जो बच्चे हमें घर में मिलते हैं, उनको हम घर घर जाके आयरन फॉलिक की टैबलेट दे के आएंगे।
और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो इसका पोर्टल है, अलग से पोर्टल के ऊपर रिपोर्टिंग होगी, एनीमिया एलिमिनेशन वीक का जो पोर्टल है, ताकि इसकी जो रियल टाइम रिपोर्टिंग हो। मैं हेल्प यू ग्रुप चांसा की तरफ से गुरुद्वारा साहिब के हाल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 75 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। ग्रुप के कोऑर्डिनेटर मनदीप सिंह मौर्य ने बताया कि उनकी संस्था 2016 से हर साल तकरीबन 15 कैंप का आयोजन करती है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था के वॉलंटियर तकरीबन पूरे भारत में कार्यरत हैं। क्लाद विधानसभा के पुराने उपमंडल परिसर से हाईवे 152 पर नया उपमंडल परिसर में हवन यज्ञ का स्थानांतरित किया गया। नया उपमंडल स्तर पर कार्यालय के अलावा कर्मचारियों को रहने के लिए निवास स्थान की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। नए उपमंडल में लोगों की सुविधाओं के लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी कालका पिंजौर द्वारा गीता भवन कालका में 22वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 87 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। पिंजौर के वार्ड नंबर 11 के पार्षद सौरभ गुप्ता ने रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों द्वारा ज्योति प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया गया और उन्होंने सभी रक्तदाताओं सहित रक्तदान शिविर के आयोजक रोहित पुंज, हिमांशु खोसला और आचार्य सुनील दत्त गौतम को शुभकामनाएं दी। सभी रक्तदाताओं को आभार स्वरूप उपहार भी भेंट किए गए। टोहाना शहर के कैंची चौक स्थित जनता आई एवं मैटरनिटी अस्पताल के एमडी डॉक्टर महेश आहूजा के एम्बुलेंस ड्राइवर को पर्ची के माध्यम से डॉक्टर को धमकी देने व फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे राउंड अप कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। नहीं, डॉक्टर आहूजा के पास एक एम्प्लॉय रहते हैं उनके पास एक लड़का आया था। उसने कोई उनको पर्ची दी कि भाई ये एक रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब को दे देना। जब उन्होंने देखा तो कुछ इस बारे में लिखा हुआ था, भाई मेरा टाइम ख़राब चल रहा था और ये बात है, तो पैसे देने का ये मामला है। तो डॉक्टर साहब की शिकायत मिली थी हमें उस संबंध में, तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया था हमने एक्सटॉर्शन का और कार्रवाई करते हुए जो हमें सस्पेक्ट था उसको राउंड अप कर लिया है और जाँच जारी है। क्या नाम है सर आरोपी का? पर्ची में क्या लिखा गया है सर? पर्ची में तो उसने अपना नाम बंटू वगैरह लिखा था ये करके। तो सर उसने कोई पैसे की भी मांगी गई इसमें? अब पैसे दे देना ऐसे बोला था, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं था कि भाई ये चीज़ है। तो इसको 24 घंटे के अंदर राउंड अप कर लिया सर? हाँ, उससे पहले ही कर लिया। तो अभी आगामी क्या कार्रवाई जारी है सर? धन्यवाद। उसमें पूछताछ उसकी इंटरोगेशन चल रही, बाकी फर्दर जो भी आएगा और कोई चीज़ होगा अकॉर्डिंगली कार्रवाई हो जाएगी उसमें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।